प्रमिला जी, जो कि 65 वर्ष की एक शांत सरल स्वभाव की महिला हैं, वह बचपन के एक हादसे के कारण बोल नहीं पाती। उनके बेटे का नाम आकाश है और बहू का नाम है अंजलि। आकाश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है। घर की पूरी बागडोर अंजलि के हाथ में है और वह इसे पूरी तरह से अपनी जागीर समझती है। सुबह का समय है। प्रमिला जी इशारों से अंजलि को समझा रही हैं कि उन्हें सुबह की दवा चाहिए। अंजलि परेशानी भरा मुंह बनाते हुए, दादी अब क्या है, अभी अभी तो तुम्हें चाय दी है, क्या हर वक्त इशारे करती रहती हो, मुझे बहुत काम है। प्रमिला जी अपना मुंह खोलकर दवा की तरफ इशारा करती हैं। अंजलि गुस्से में बोली, दवा? हाँ खा लेना, थोड़ी देर में। पहले मेरा बेटा तैयार हो रहा है, उसे स्कूल भेजना है। तुम कौन सा मरने जा रही हो जो अभी चाहिए? प्रमिला जी की आंखें भर आती हैं, पर वह कुछ कह नहीं सकती। वह चुपचाप रसोई के कोने में रखी अपनी दवा की शीशी तक जाती हैं और बिना पानी के ही 2 गोलियां निगल लेती हैं। सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में व्यस्त हैं प्रमिला जी, जिन्हें अंजलि दादी कहती हैं क्योंकि अंजलि उन्हें माँ कहकर कभी नहीं पुकारती। आंगन में धूप में कपड़े धो रही हैं। उनकी पीठ दर्द से दोहरी हो रही है। प्रमिला जी इशारे से अंजलि को पानी देने के लिए कहती हैं। अंजलि तेज़ आवाज़ में बिना देखे बोली, दादी ये नाटक बंद करो, मेरे हाथ में दर्द है, खुद अंदर जाकर ले लो। और हाँ, कपड़े अच्छे से धोना, पिछली बार धब्बे रह गए थे, अगर इस बार कुछ हुआ तो समझ लेना। प्रमिला जी जो बोल नहीं सकती थी, उनका गुस्सा और दुख सिर्फ उनके कांपते हाथों और आँखों के पानी में छलक रहा था। वह चुपचाप अंदर जाती हैं, एक गिलास पानी पीती हैं और फिर से कपड़े धोने में लग जाती हैं। शाम को आकाश घर आता है। वह थका हारा होता है, इसलिए सीधे सोफे पर बैठ जाता है। प्रमिला जी के पास आकर इशारे से पूछती हैं कि क्या वह उनके पैर दबा दे। अंजलि दौड़कर आकर मीठी आवाज़ में बोली, अरे सौरभ, मेरा मतलब है आकाश, आप इतने थक गए होंगे, लाइए मैं आपके लिए गर्म पानी लाती हूँ। दादी आप आराम करो, आपके पैर दुख रहे होंगे। प्रमिला जी को धक्का देकर खुद आकाश के पास बैठ जाती है। अंजलि बोली, और दादी आप जाकर बर्तन धो लो, यहाँ पास में मत बैठो, मुझे तुम्हारी सांस लेने की आवाज़ से चिढ़ होती है। प्रमिला जी चुपचाप उठकर बर्तन धोने चली जाती हैं। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, अंजलि तुम सच में बहुत अच्छी हो, दादी का इतना ख्याल रखती हो। अंजलि मासूमियत से बोली, अरे मैं आपकी हूँ, दादी का ख्याल तो रखूँगी ही। प्रमिला जी बर्तन धोते धोते रोने लगती हैं, क्योंकि कोई उनकी तकलीफ़ को सुन नहीं सकता था। अगले दिन आकाश का छोटा भाई समीर, प्रमिला जी का दूसरा बेटा, अपनी पत्नी नेहा के साथ आता है। समीर को अपनी माँ से बहुत लगाव था। समीर माँ से मिलकर बोला, माँ आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं, क्या हुआ? प्रमिला जी इशारों से समझाती हैं कि वह बहुत थक गई हैं। नेहा ध्यान से देखकर बोली, अंजलि दीदी, माँ ने खाना खाया क्या? इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अंजलि तुरंत दिखावा करते हुए बोली, हाँ, अभी मैंने उन्हें अपने हाथ से गर्म दूध दिया है और मैं तो हमेशा कहती हूँ माँ जी आप आराम करो, पर ये सुनती ही नहीं। प्रमिला जी इस झूठ को सुनकर बेचैन हो जाती हैं। वह गुस्से में अंजलि को घूरने लगती हैं और आकाश की तरफ देखकर कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, पर आवाज़ न होने के कारण सिर्फ आह आह की आवाज़ निकलती है।
अंजलि हंसकर बोली, ओह, ये तो इनके रोज के नाटक हैं। बोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए इशारे करती रहती हैं। समीर शक से बोला, माँ, एक बात बताओ, क्या अंजलि आपको परेशान करती है? प्रमिला जी तुरंत हामी भरने के लिए बार बार सिर हिलाती हैं और अंजलि की तरफ उंगली उठाती हैं। आकाश नाराज होकर बोला, माँ, क्या कर रही हैं आप? अंजलि झूठ नहीं बोलती। नेहा चुपचाप अपने पर्स से छोटा रिकॉर्डर निकालती है और आकाश को देती है। नेहा बोली, आकाश भैया, यह रिकॉर्डर पापा ने कुछ दिन पहले हमें दिया था। उन्होंने इसे माँ के पल्लू में सिल दिया था ताकि वह हमारी बातें सुन सके, क्योंकि वह सुन बोल नहीं सकती हैं। मुझे लगा था कि शायद आप लोगों के घर में कोई परेशानी है। कल रात का रिकॉर्डिंग सुनिए। आकाश रिकॉर्डिंग चालू करता है। अंजलि रिकॉर्डिंग में बोली, दादी, तूने आज कपड़े ठीक से नहीं धोए। अभी जा और ठंडे पानी से दोबारा धो। और हाँ, तुम्हें मेरी सौगंध, अगर आकाश को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। बेजुबान है तो बेजुबान ही रहे। प्रमिला जी धीमी टूटी हुई आवाज़ में बोली, आह आह, पीड़ा भरी आवाज़ में। अंजलि रिकॉर्डिंग में चिल्लाते हुए बोली, चुप, बस बर्तन धो, अब आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जाओ। आकाश, समीर और नेहा सब सन्न रह जाते हैं। आकाश के हाथ से रिकॉर्डर छूट जाता है। आकाश दर्द और गुस्से से, अंजलि, यह क्या है? मेरी माँ बोल नहीं सकती तो क्या तुम उन्हें सताओगी? अंजलि घबरा कर बोली, आकाश, यह आवाज़ मेरी नहीं है, यह रिकॉर्डिंग झूठी है। समीर जोर से बोला, झूठ? मेरी माँ जो भी बोल भी नहीं सकती थी, उनकी तकलीफ को भी तुमने नहीं समझा। वह बेजुबान थी, पर आज यह मशीन उनकी आवाज़ बन गई। प्रमिला जी अपने दोनों बेटों के पास आती हैं और अपने आंसुओं को पोंछती हैं। आकाश फूट फूट कर रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं पहचान पाया। मुझे लगा अंजलि सच बोलती है। आकाश गुस्से में अंजलि की तरफ देखता है। आकाश कड़क आवाज़ में बोला, अंजलि, इस घर से निकल जाओ। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, पर तुमने मेरी बेजुबान माँ को बेबस समझकर नौकरानी बना दिया। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी माँ का अपमान करे। अंजलि गिड़गिड़ाती है, प्लीज़ आकाश, मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगी। समीर बीच में आकर बोला, अब कोई मौका नहीं। जो अपनी माँ का मान नहीं रख सकता, वह किसी का नहीं हो सकता। तेरी असलियत सामने आ गई है। अंजलि को मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में शांति छा जाती है। प्रमिला जी पहली बार सुकून से मुस्कुराती है। उनके बेजुबान होने के बावजूद उनके कर्मों ने और उनके बेटों के प्यार ने सच्चाई को सामने ला दिया था। आकाश और समीर अपनी माँ के पास बैठते हैं। आकाश बोला, माँ, आज से आप सिर्फ आराम करेंगी, घर का हर काम हम दोनों करेंगे। प्रमिला जी खुशी से सिर हिलाती हैं और दोनों बेटों को गले लगा लेती हैं। कर्मों का हिसाब हो चुका था और एक बेजुबान माँ को अंततः न्याय मिल गया था। अंजलि के घर से जाने के बाद घर में एक अजीब सी पर गहरी शांति छा गई। आकाश और समीर दोनों अपनी माँ प्रमिला जी के पास घुटनों के बल बैठे थे। आकाश ग्लानि और पश्चाताप से भरे स्वर में बोला, माँ, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी थी। मुझे लगा अंजलि मेरा ख्याल रखती है, पर उसने तो आपको दर्द दिया। प्रमिला जी अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वह आंखें बंद करके इशारा करती है कि अब वह ठीक है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उनका शांत स्पर्श आकाश को थोड़ा सुकून देता है।
समीर गहरी सांस लेकर, माँ अब आप चिंता मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं। नेहा भी यहाँ है। अब इस घर में केवल इज्जत और प्यार का माहौल रहेगा। नेहा प्रमिला जी का हाथ थामते हुए बोली, दादी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आज से आप सिर्फ आराम करेंगी। प्रमिला जी मुस्कुराकर नेहा को गले लगाती हैं। उनकी आंखों में पहली बार सालों बाद डर की जगह कृतज्ञता और राहत झलकती है। अगले कुछ दिन घर में बड़े बदलाव लाए। आकाश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि वह अपनी माँ के लिए समय निकाल सके। वह खुद प्रमिला जी के लिए चाय बनाता, उनके कमरे की सफाई करता और दवाइयाँ समय पर देता। समीर और नेहा ने भी कुछ दिन छुट्टी लेकर घर को व्यवस्थित किया। नेहा ने प्रेम से खाना बनाया और प्रमिला जी को अपने हाथों से खिलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें हर वो पोषण मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। जब आकाश ने गलती से कोई गलत किया तो प्रमिला जी इशारे से हंसकर उसे सही तरीका बताती। अब उनके इशारे डर या अपमान के नहीं बल्कि प्यार और मार्गदर्शन के प्रतीक थे। एक शाम आकाश रसोई में सब्जी काट रहा था। वह धीरे से समीर से बोला, आकाश, समीर जब अंजलि काम करती थी तब मुझे लगता था कि वह मेरी मदद कर रही है। आज जब मैं खुद ये छोटे छोटे काम कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि माँ को कितना दर्द होता होगा। हाथों में दरारें पड़ जाती थी। समीर बोला, भैया यही जीवन का सच है। जिसने कभी दर्द नहीं सहा वह दूसरे का दर्द नहीं समझता। अंजलि का घमंड उसे ले डूबा। उसे लगा कि माँ बोल नहीं सकती तो वह कभी शिकायत नहीं करेगी, पर कर्मों का हिसाब तो होना ही था। प्रमिला जी जो पास ही बैठी थी, दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराती हैं। वह इशारा करती हैं कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है क्योंकि उनके बेटे सच्चाई जान गए हैं। कुछ हफ्तों के बाद आकाश ने कानूनी प्रक्रिया शुरू करके अंजलि को तलाक दे दिया। यह खबर उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंची। शुरुआत में कुछ लोग अंजलि के पक्ष में फुसफुसाए, बेचारी बहू को घर से निकाल दिया, जरूर सास ननद ने मिलकर साजिश की होगी। लेकिन जब समीर और नेहा ने वह रिकॉर्डिंग कुछ करीबी रिश्तेदारों को सुनाई तो सबका मुंह बंद हो गया। जिन पड़ोसियों ने अक्सर प्रमिला जी को उदास देखा था वे अब उन्हें स्वस्थ और खुश देखकर राहत महसूस कर रहे थे। एक महिला पड़ोसी ने प्रमिला जी के पास आकर कहा, प्रमिला जी हमें बहुत दुख है कि हमने आपकी तकलीफ नहीं जानी। आपकी चुप्पी को हमने कमजोरी समझ लिया था। आप सच में बहुत बहादुर हैं। प्रमिला जी ने उस पड़ोसी के हाथ पर अपना हाथ रखा और प्यार से सिर हिलाया। वह बिना बोले ही सबको बता रही थी कि अब सब ठीक है। आखिरकार प्रमिला जी को अपना सच्चा न्याय मिल गया था। वह न्याय केवल अंजलि के जाने में नहीं था बल्कि आकाश के हृदय परिवर्तन में था। एक दिन जब आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, प्रमिला जी ने इशारे से पूछती हैं कि क्या वह उनके लिए टिफ़िन पैक कर दे। आकाश ने हंसकर माँ के माथे पर चूमते हुए बोला, नहीं माँ, अब आप बस आराम करेंगी। मैंने टिफ़िन सर्विस लगवा ली है और सुबह का नाश्ता भी मैं ही बनाता हूँ। वह फिर धीरे से बोला, माँ अब आप बोल नहीं सकती पर आपकी आंखें, आपकी हंसी और आपके इशारे हमें सब कुछ बता देते हैं। अब यह घर केवल आपका है और हम सब आपकी खुशियों के लिए ही काम करेंगे। प्रमिला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह आकाश को कसकर गले लगाती हैं।
उनके जीवन में आया यह नया सवेरा सिर्फ इस लिए नहीं था कि बुराई चली गई, बल्कि इसलिए था क्योंकि अच्छाई ने अपनी आंखें खोल ली थी। एक बेजुबान माँ की खामोशी आज उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी, जिसने उनके बेटों के कानों तक सच्चाई की गूंज पहुंचा दी थी। प्रमिला जी के जीवन में आई शांति और आनंद ने आकाश को एक नया विचार दिया। एक दोपहर जब माँ आराम कर रही थी, आकाश ने समीर और नेहा के साथ इस विषय पर बात की। आकाश माँ बोल नहीं सकती, लेकिन उनके पास अनुभव और ज्ञान का भंडार है। मैं चाहता हूँ कि उनकी यह खामोशी अब उनकी ताकत बने। समीर बोला, तुम्हारा मतलब क्या है भैया? आकाश बोला, मैं चाहता हूँ कि माँ सांकेतिक भाषा सीखे, ताकि वह न केवल हमसे बल्कि समाज से भी खुलकर संवाद कर सके। यह उनके अकेलेपन को दूर करेगा और उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा। नेहा उत्साह से, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं शहर के पास के एक संस्थान को जानती हूँ जो बुजुर्गों को सांकेतिक भाषा सिखाता है। अगले ही दिन प्रमिला जी का दाखिला सांकेतिक भाषा की क्लास में करवा दिया गया। यह उनके लिए एक नई चुनौती थी, पर अब उनके पास सीखने का साहस और बेटों का समर्थन था। क्लास में प्रमिला जी ने न केवल जल्दी जल्दी इशारे सीखे, बल्कि वह अपनी खुशी और भावनाएं भी पहली बार बोल पाईं। कुछ ही महीनों में प्रमिला जी ने सांकेतिक भाषा में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी क्लास के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। एक दिन प्रमिला जी घर में बैठी थी, तभी उनका फ़ोन बजता है, जिसे अब आकाश ने एक आसान वीडियो कॉलिंग फ़ोन से बदल दिया था। स्क्रीन पर सुनैना थी। सुनैना वीडियो कॉल पर हाथ के इशारे से, माँ आप कैसी हैं? प्रमिला जी मुस्कुराते हुए धारा प्रवाह इशारे में जवाब देती हैं, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। यह भाषा सीखकर मुझे लग रहा है जैसे मुझे फिर से मेरी आवाज़ मिल गई है। यह देखकर आकाश की आंखें भर आईं। उसकी माँ, जो कभी घर के कोने में चुपचाप आंसू बहाती थी, अब आत्मविश्वास से संवाद कर रही थी। प्रमिला जी ने अपनी नई पहचान का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सांकेतिक भाषा में एक छोटा सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें नेहा ने आवाज़ दी। संदेश का सारांश सांकेतिक भाषा में, मैं चुप थी पर मेरी तकलीफ चीख रही थी। मेरी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना। दुनिया के हर घर में जहाँ कोई बेबस है या बोल नहीं सकता, वहाँ प्यार और इज्जत से पेश आइए। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। यदि कोई बोल नहीं पाता तो उसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे देखा और अपनी सास या घर के बुजुर्गों के प्रति अपना व्यवहार बदलने का संकल्प लिया। प्रमिला जी अब केवल बेजुबान दादी नहीं थी, बल्कि बदलाव की प्रतीक थी। आकाश और समीर ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि उनके घर का वातावरण हमेशा खुशहाल रहे। आकाश ने कुछ महीनों बाद अपने लिए एक ऐसी पत्नी की तलाश शुरू की जिसके लिए मानवीय मूल्य और सम्मान सर्वोपरि हों। 1 साल बाद आकाश ने प्रीति नामक एक सरल और दयालु महिला से शादी की, जिसने प्रमिला जी को पहली मुलाकात में ही गले लगा लिया था और उनसे सांकेतिक भाषा सीखने का वादा किया। प्रीति का पहला काम बहू बनने के बाद प्रमिला जी के लिए एक छोटा सा किताबों का कोना बनाना था, जहां वह अपनी शांति और ज्ञान साझा कर सके।
प्रमिला जी अब अपने घर में केवल मालकिन ही नहीं थी बल्कि मार्गदर्शक भी थी। उनके पोते पोतियां यानी शमीर और नेहा के बच्चे अपनी दादी के इशारों की भाषा को प्यार से सीखते थे। घर में हंसी और सद्भाव की आवाज़ गूंजती रहती थी। प्रमिला जी के जीवन में 5 साल बीत चुके थे। वह अब 70 वर्ष की थी और उनका जन्मदिन परिवार के लिए एक उत्साह का मौका था। आकाश, समीर, नेहा और प्रीति ने मिलकर एक बड़ा समारोह आयोजित किया। इस समारोह में केवल परिवार और करीबी रिश्तेदार ही नहीं थे बल्कि वे सभी लोग भी थे जिन्हें प्रमिला जी ने अपने सांकेतिक भाषा के माध्यम से प्रेरित किया था। समारोह के दौरान आकाश मंच पर आया। आकाश भावुक होकर बोला, आज हम केवल माँ का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं बल्कि उस अडिग साहस का सम्मान कर रहे हैं जिसने खामोशी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। माँ, आपने हमें सिखाया कि सम्मान बोली में नहीं बल्कि व्यवहार में होता है। समीर ने मंच पर प्रमिला जी के लिए एक विशेष सम्मान चिन्ह प्रस्तुत किया जिस पर लिखा था, आवाज़ दिलों की, न्याय की प्रतीक। नेहा ने एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें प्रमिला जी के जीवन की यात्रा दिखाई गई थी। अंजलि के दुर्व्यवहार की रिकॉर्डिंग से लेकर सांकेतिक भाषा सिखाते हुए उनके प्रेरणादायक क्षणों तक। प्रीति, जो अब सांकेतिक भाषा में काफ़ी कुशल थी, उसने प्रमिला जी के लिए एक कविता प्रस्तुत की। प्रीति सांकेतिक भाषा में साथ में आवाज़ भी, माँ आपके हाथ जो कभी काम से थकते थे आज वही हाथ प्यार की भाषा बोलते हैं। आपकी मुस्कान अब घर की सबसे ऊंची आवाज़ है। प्रमिला जी अपने पूरे परिवार के प्यार और सम्मान से अभिभूत होकर खुशी से रोने लगी। इस अवसर पर प्रमिला जी ने स्वयं एक घोषणा की। उन्होंने इशारों में समझाया। प्रमिला जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई भी बुजुर्ग या जो बोल नहीं सकता वह कभी खुद को अकेला ना समझे। मैं अपनी थोड़ी सी बचत और आप सभी के सहयोग से एक संस्थान शुरू करना चाहती हूँ। समीर उत्साह से बोला, बिल्कुल माँ, हम आपके साथ हैं। हम इस संस्था का नाम संवाद रखेंगे। अगले ही वर्ष प्रमिला जी के मार्गदर्शन में संवाद खामोशी की शक्ति नामक संस्था की नींव रखी गई। इस संस्थान का उद्देश्य उन बुजुर्गों और व्यक्तियों को मुफ्त में सांकेतिक भाषा सिखाना था जो बोल या सुन नहीं सकते थे और उन्हें समाज की मुख्य धारा को जोड़ना था। प्रमिला जी इस संस्थान की मानद अध्यक्ष बनी। वह हर रोज़ वहाँ जाती थी, अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करती थी और उन्हें सिखाती थी कि खामोश रहना कमजोरी नहीं है बल्कि यह भीतर की शक्ति है। प्रमिला जी का जीवन अब केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि वह हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपने बेटों, बहुओं और समाज को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। मनुष्य के कर्म ही उसकी असली आवाज़ होते हैं। अगर कर्म पवित्र हैं तो आपको न्याय दिलाने के लिए प्रकृति भी खुद कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। अन्याय के सामने कभी भी अपनी आत्मा को खामोश मत होने देना। उनके घर का आंगन अब फिर से प्यार, सम्मान और निस्वार्थ सेवा की खुशबू से महकता था। आकाश और समीर ने अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
प्रमिला जी अब अपने जीवन के उस चरण में थी जहां उन्हें पता था कि उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सार्थक लड़ाई जीती है। यह कहानी न्याय हो तो ऐसा एक व्यक्तिगत कथा से बढ़कर मानवीय गरिमा और सम्मान की एक अमर गाथा बन गई थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।